नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि सभी को ऐसा लग रहा था कि आजमगढ़, चूंकि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव का गढ़ है, तो आजमगढ़ में बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं है। जहां तक रामपुर की बात है तो आजम खां के लिए वहां एक तरह से मानकर चला जा रहा था कि आजम खां जिसे चाहेंगे उसे जिताएंगे, और आजम खान का बड़ा गढ़ रामपुर हमेशा से रहा है। लेकिन ठीक उल्टा हुआ। समाजवादी पार्टी के किले में पूरी तरह से तानाशाही अब बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े मार्जिन के आधार पर जीता है, खासतौर पर रामपुर की बात करें तो एक बात तय है कि जातीय समीकरण से लेकर तमाम ऐसे सवाल जो उठ रहे थे, चाहे अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार न करने को लेकर हो, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जिस तरह से लड़ाई झगड़े की खबरें आ रही थी, जिस तरह से दोनों के बीच में राजनीतिक मतभेद की खबरें आ रही थी, इसका असर, साथ ही साथ मायावती ने भी पूरी तरह से खेल किया। आजमगढ़ में खास तौर पर किस तरह से बीएसपी ने वहां से कैंडिडेट खड़ा किया, रामपुर में तो ऐसे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया था। पूरा का पूरा मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बढ़ती हुई दिखी। रामपुर में भी कुछ इसी तरह के हालात रहे। वैसे अखिलेश यादव जब दोनों जगह से हार गए तो बाकायदा पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है और किस तरह से लोगों को वोटिंग करने का मौका नहीं दिया गया, बीच में वोटिंग रोक दिया गया। लेकिन जीत तो जीत होती है, और जीतने के बाद तमाम हारने वाली पार्टियां इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में लग जाती है ताकि कुछ डैमेज कंट्रोल वो कर सके। लेकिन एक बात तय है कि आजमगढ़ और रामपुर में जो बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, उसके बाद कई ऐसे सवाल जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, योगी सरकार की कार्यशैली और कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठ रहे थे, उस पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। विराम इसलिए क्योंकि बाकायदा योगी सरकार की कार्यशैली को लेकर, चाहे वो बुलडोजर चलाने की बात हो, जिस तरह से कानपुर हिंसा के बाद और कई जगहों पर और भी जो हिंसा हुई, उसके बाद जिस तरह से योगी सरकार सख्त नजर आई, इसकी आलोचना हो रही थी। और हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी बाकायदा इसकी आलोचना करती हुई नजर आई। लेकिन जनता ने बता दिया कि अभी जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, उस काम में पूरी तरह से जनता योगी सरकार के साथ है। कम से कम आजमगढ़ और रामपुर की जीत तो यही कहती है। एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी के किले में जिस तरह से सेंध लगाई गई है बीजेपी की तरफ से, महागठबंधन का क्या होगा। खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, इसके पहले भी नाराजगी जाहिर की। बाकायदा उन्होंने कहा था कि एसी कमरे में बैठकर आप रणनीति नहीं बना सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा नसीहत देते नजर आए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बाद एक बात तय लग रही है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन आने वाले समय में और भी कमजोर होने की कगार तक पहुंच चुका है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा जादू दिख रहा है वो है सीएम योगी का। सीएम योगी की कार्यशैली, कार्यप्रणाली, उनके फैसले लेने के तरीके, जिस तरीके से काम उत्तर प्रदेश में सरकार कर रही है, इन तमाम चीज़ों पर जनता ने मुहर लगा दी है। और योगी सरकार, खास तौर पर सीएम योगी का जो जादू है, जो राजनीतिक जादू है, वो अभी भी उत्तर प्रदेश में बरकरार है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। इस बहस को बड़ा करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरी चीज़ों में किस तरह से किसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए अब नुकसान और फायदे को नापने का कुछ पैरामीटर बचा है या नहीं बचा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। नवीन दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। नवीन दुबे जी, आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद विद्रोही जी इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद विद्रोही जी, स्वागत है सर आपका। और निरंजन पोद्दार जी इस वक्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। निरंजन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले निरंजन जी के पास में आऊंगा। निरंजन पोद्दार जी, एक बात बताएं, 2 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, 2 या 3 दिन पहले, कि आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं है। बीजेपी अगर जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाएगी कि अब पार्टी को कैसे संभाल पाएगी। समाजवादी पार्टी के
अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि दोनों गढ़ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जनता ने बीजेपी का साथ दिया है। यहां से अब किस तरह की तस्वीर आपको दिख रही है उत्तर प्रदेश में? निरंजन पोद्दार जी बताइए सर। जी, मैं आपको उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि खासकर आजमगढ़ की मैं उस दिन बात कर रहा था कि आजमगढ़ के अंदर इस बार समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं फिसलन भरा रास्ता मैं आपको बता रहा था। और उस दिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो कदाचित वो थोड़े नाराज हो रहे थे। और आज मैं जो कहूंगा गोरी जी, वो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आजम के गढ़ और आजमगढ़ दोनों जगह, इन दोनों सीटों पे पर भारतीय जनता पार्टी कहूं या योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से इन दोनों सीटों का शिकार किया है और इन दोनों किलों को ध्वस्त करके अपना परचम लहराया है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो समाजवादी पार्टी के लिए अब आगे बहुत ज्यादा कठिन और बहुत बड़ा कांटों भरा रास्ता है। क्योंकि इसके पीछे मैं जो अपना तर्क देना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, ऐसा है 2012 के अंदर जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम सारा का सारा नेतृत्व तो मुलायम सिंह यादव जी के पास था। उसके बाद में जब से अखिलेश जी ने नेतृत्व संभाला है, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, और उसके बाद में बैक टू बैक ये जो बड़ी शिकस्त है, ये दोनों के दोनों, रामपुर कहूं या आजमगढ़ कहूं, दोनों के दोनों समाजवादी पार्टी के परंपरागत गढ़ माने जाते हैं, किले माने जाते हैं। और यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी, चाहे वो किसी भी अपना जो भी रणनीति बनाई हो या योगी जी ने जो भी वहां पे अपनी रूपरेखा या चक्रव्यूह रचा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन दोनों सीटों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, इसके बाद में जो समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट बचता है वो है मुस्लिम प्लस यादव। अब देखिए, सीधी बात आपको मैं बताऊं, 20-22% यादव वोट, उसके साथ 20-22% वो मुस्लिम वोट जुड़ करके, और वो एक समझ लीजिए राजनीतिक ताकत बनती है। ऐसे ही आज तक बहुजन समाज पार्टी के साथ देखेंगे तो 20-22% जब मुस्लिम जुड़ जाते थे, 20-22% जब दलित जुड़ जाते थे, तो वो राजनीतिक ताकत बन जाती थी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पिछले 5-6 सालों से मुस्लिम समाज एकत्र हुआ और मुस्लिम समाज ने ये बात कही कि भाई हमें अपने वोट का बंटवारा नहीं करना है। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजम खान जी के साथ इनकी एक, जैसे समझ लीजिए, हम देख रहे हैं काफी दिन से अखिलेश जी के साथ मनमुटाव चल रहा है, कुछ अदावत चल रही है, और उसी का परिणाम मैं ये मानता हूं कि अखिलेश जी रामपुर प्रचार करने के लिए नहीं गए, चुनाव में जोर नहीं लगाया, और कहीं ना कहीं वो आजम खान जी को चाहते थे कि इनका कद कुछ घटे, यहाँ पे रामपुर में अगर वो फिसले तो कद कुछ घटे। लेकिन इससे अगर मुस्लिम समाज छिटक करके कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर जाकर के लामबंद हो गया, तो मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत ज्यादा। चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में, बिल्कुल। देखिए, अब कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जैसा कि मैं बता भी रहा था कि चुनाव प्रचार में नहीं गए अखिलेश यादव, क्षेत्र की जनता नाराज थी। आजम खान और अखिलेश यादव, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में जो राजनीतिक मतभेद चल रहा है वो भी बड़ी एक वजह बनी। अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने से क्षेत्र की जनता में नाराज़गी बढ़ी। उनको लगा कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या अखिलेश यादव पहले ही हार मान चुके थे? उन्हें लग गया था कि दोनों जगह से हार रहे हैं तो चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों जाएं? लेकिन एक जो बड़ी बात है कि बीजेपी ने इस बार कई ऐसी चीज़ों को उलट दिया है जिसके बारे में समाजवादी पार्टी को नंबर 1 माना जाता था। जो जातीय समीकरण जिस तरह से साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से होती थी। अरविंद विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। अश्वनी शाही जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता। अश्वनी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। मैं विद्रोही जी के पास आता हूँ। विद्रोही जी, एक बात बताएं, आपको नहीं लगता है कि जातीय समीकरण पर जिस तरह का कब्जा था समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी का, उसके बल पर वो किसी तरह का परिवर्तन करने की हैसियत ये दोनों पार्टियां रखती थी, लेकिन बीजेपी इसमें आगे निकलती जा रही है, जो कि बहुत ही हैरानी की बात है विद्रोही साहब। जी बिल्कुल, आगे निकलती जा रही, क्या निकल चुकी है। और ये परिवर्तन जो है उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में संभव हुआ, और वो संभव हुआ सारे लोग जानते हैं कि अमित शाह के संगठन में अध्यक्ष रहते हुए हुआ। और वो उन्होंने, और उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो मेहनत करने की बात होती है, और इस मेहनत करने का मूल मंत्र सभी राजनीतिक दल
शुरू से ही मानते थे, जब आजादी के बाद से ही, या राजनीतिक कार्यकर्ता को बड़ा परिश्रमी होना चाहिए, जनता से जुड़ा होना चाहिए। वही कारण था कि चाहे मानवर काशीराम रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने बड़ी पकड़ बनाई थी और बहुजन चेतना से जुड़े हुए लोगों पर जो नौकरी करते थे उनको काशीराम जी ने जोड़ लिया था। और जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, डॉक्टर लोहिया, जेपी कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण और चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग, चाहे वो शहरी इलाकों में हो या महानगरों में हो, वो मुलायम सिंह के साथ जुड़ गए थे। अब दिक्कत कहाँ हुई कि इन दोनों आंदोलनों से, चाहे बहुजन चेतना के आंदोलन से, चाहे समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हो गए और दोनों दलों में सैद्धांतिक बिखराव हुआ, जिससे कई पार्टियां, कई नेता उभरे और छोटे छोटे क्षेत्र में बने। जाति तोड़ के समाज जोड़ने की बात जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उसको मुलायम सिंह ने भी समझा और पूरा किया, उसको काशीराम जी ने पूरा किया, समय समय पर छोटे छोटे जगह बहुत नेताओं ने किया। लेकिन इसको विस्तार से कहा जाए कि अगर लोहिया के विचारों को व्यापक फलक पर हिंदुस्तान में किसी ने रखा, और ये लोहिया ने एक और कहा था, लोग मेरी बात सुनेंगे लेकिन मेरे मरने के बाद, वो काम पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने किया तो अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए किया। इसका श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने पूरे समाज को बताया कि हम भारतीय समाज को कैसे जोड़ सकते हैं, जाति की व्यवस्थाओं को तोड़ करके समाज जोड़ने का जो मूल मंत्र डॉक्टर लोहिया ने दिया था, उस पर चूंकि काम कर ले गए अमित शाह और संगठन काम कर लिया गया, और इनका काम, इनका मात्र संगठन जो है आरएसएस, वो लगातार लोगों की कनेक्टिविटी में रहता है। इस बात को समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की विशेष क्या विद्रोही जी माना जाए कि लाल टोपी का जमाना गया उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, लाल टोपी जो अभी धारण कर रहे हैं जिस परिवेश में राजनीतिक रूप से, वो समाजवादी पार्टी चिंतित हो कि उसका जमाना जाएगा। लेकिन अगर बात हो कि लाल टोपी जो मजदूर श्रमिक वर्ग का अगर वो प्रतिनिधित्व करे तो कभी नहीं जाना है। आरएसएस का जो भारतीय मजदूर संघ है, उसके कार्यक्रमों में भी लाल झंडा रहता है। तो अंतर राजनीतिक दल के रूप में कोई परिवेश, कोई रंग, कोई चाहे कि मेरा है, उसको आप कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति के जितने रंग हैं, उन रंगों पर राजनीतिक दल अपनी दावेदारी करते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है वो रंग का वक्त गया। अभी तो सर कम से कम इतना उत्तर प्रदेश में तो इतना ही दिख रहा है कि आजमगढ़, रामपुर हारने के बाद लाल रंग और पीले रंग में जबरदस्त द्वंद्व हो रहा है। अभी आने वाले समय में और बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा तो बीजेपी और मजबूत होगी। बीजेपी क्यों मजबूत हो रही है? अश्वनी शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे। अश्वनी शाही जी, सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, आजमगढ़ भी जीत लिए, रामपुर भी जीत लिए। लोगों को लग नहीं रहा था कि आजमगढ़ में बीजेपी जीत जाएगी, रामपुर में बीजेपी जीत जाएगी, और रामपुर में तो बीजेपी 42-43 हज़ार के मार्जिन से जीती, और आजमगढ़ का भी ठीक ही ठाक रहा। मतलब अखिलेश यादव के गढ़ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी खबर बन करके कल आई। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ इस पूरे मसले को लेकर, क्या बीजेपी के ऊपर जो इस वक्त आरोप लग रहे हैं, वैसे हर हारने वाली पार्टियां लगाती है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, वोट नहीं देने दिया गया, है ना, चुनाव आयोग से, है ना, सो कॉल्ड कहा जाता है कि एक अलग तरह का कनेक्शन और उसका असर मतदाताओं के ऊपर दिख रहा था, इसलिए बीजेपी जीत गई। मैं इस बात से वैसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन ये आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं तो इसकी सफाई भी आप लोगों की तरफ से दी जानी चाहिए। गौरीशंकर जी, देखिए, कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हारने के 100 बहाने होते हैं, जीतने का कोई बहाना नहीं होता है। सही बात। कठिन परिश्रम, पूरे प्रदेश की जनता की देखभाल, सुख और दुख सब देखना, कुशल नेतृत्व, राष्ट्रीय मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो 24/7 राजनीति में रहते हैं। राजनीति पार्ट टाइम का कोई गेम नहीं है। सिर्फ ट्विटर करना, सिर्फ जो है एक बार बोलकर कि कितने बजकर कितने मिनट पर हमको ट्वीट कर देना है जिससे जनता हमारी जाग जाए, वो मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहते हुए, चाहे वो कोरोना का काल हो और चाहे आम दिन हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में दिन भर घूमकर पूरे प्रदेश में दौरा करते हैं, शाम को और सुबह लखनऊ में रहते हैं। सुबह लखनऊ में कार्यक्रम करेंगे, अपना काम करेंगे, उसके बाद दिन में कहीं ना कहीं 1-2 रीजन घूम आएंगे,
जाएंगे वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा से लेकर सब कुछ करके आते हैं। तो आज प्रदेशवासियों ने उनके ऊपर विश्वास और भरोसा जताया है। ये अवैध किला और नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। 2009 में हम आजमगढ़ जीते थे, 2014 में नेपाल सिंह जी वो रामपुर जीते थे। अवैध किला नहीं था ये, लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा बना दिया था कि हमारा अवैध किला है, इसको कोई वो नहीं कर सकता। आज अखिलेश जी ने जो राजनीतिक डर का, मैं इनको राजनीतिक डरपोक कहता हूं, ये बहुत बड़े राजनीतिक डरपोक हैं। डिम्पल जी को चुनाव नहीं लड़ाया इन्होंने, अपने भाई को ले जाकर राजनीतिक हत्या करा दी, वहां बदायूं से लेकर चले गए। और जब 2019 में ये चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद 36 घंटे का इनका वहां रहा है कुल कार्यकाल। 24 घंटे बधाई लेने और देने गए थे, 12 घंटे कोई उनका जो है कार्यकर्ता कोई मरा था या नेता के देहांत हो गया था, उसमें चले गए थे। वहां से जब दिल्ली भेजा जनता ने, तो दिल्ली में संसद में 35% की इनकी जो है कुल जो है वहां पर उनका रिकॉर्ड रहा कि उपस्थित रहे हैं, और उसमें आजमगढ़ के लिए एक भी सवाल नहीं पूछा। आजमगढ़ की जनता बहुत चैतन्य है। माननीय नेताजी जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो 60,000 वोट से जीते थे सिर्फ। उसके बाद लेकिन सर बीजेपी वाले को बताना चाहिए, मैं खुद भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है हर लोगों को ट्रेनिंग लेने की जरूरत है कि ऐसी क्या ट्रेनिंग आप लोग देते हैं या क्या करते हैं कि सारे फैक्टर्स पर आप लोग 100% एकदम से परफेक्ट निकलते हो, चाहे जातीय समीकरण हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाने का हो या फिर काम करने का हो जो आप कह रहे हैं सीएम योगी के बारे में भी उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वाकई में सीएम योगी बहुत ही एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में। और कम से कम आजमगढ़ और रामपुर की जीत के बाद एक बात तो तय है कि सीएम योगी जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उस पर जनता ने मुहर लगा दिया। जो 2-4-5 सवाल उठ रहे थे उस पर भी मुहर लगा दिया गया कि ऐसा नहीं है, मतलब जनता कह रही है कि सीएम योगी आप आगे बढ़ें, हम लोग आपके साथ हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इस बात पर तो मुहर लग गई। अब विपक्षी चाहे जो कहें, विपक्षी हैं कि इस वक्त बैठे हुए आप लोगों के समाजवादी पार्टी के नेता नवीन दुबे जी आप तो उस दिन कह रहे थे कि एकदम आजमगढ़ हम जीत रहे हैं, रामपुर जीत रहे हैं, इन लोग दोनों जाने वाले हैं, इन लोग का डूबने वाला है नैया। और जनता समझ चुकी है कि झूठ का पुलिंदा बहुत दिन तक नहीं चलता है। झूठ के बल पर इन्होंने विधानसभा जीत लिया था और लोकसभा में इन लोगों को मजा मतलब पूरी तरह से चखाया जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। मतलब सबसे हैरानी होती है कि लगता है जैसे पहले से पता हो अखिलेश यादव को कि हम लोग हार जाएंगे, इसलिए धर्मेंद्र यादव को भेज दिया। आजम खान को पता था कि अखिलेश यादव के जरिए या फिर हमारे कहने के बाद किसी अगर है ना किसी मजबूत कैंडिडेट को भी यहाँ खड़ा किया जाएगा तो वो हार जाएगा, इसलिए उन्होंने असीम रजा को खड़ा कर दिया। बताइए कि मतलब किस तरह की रणनीति समझ में नहीं आई लोगों को। गौरी शंकर जी, मुझे एक बात का जवाब पहले आप दे दीजिए कि असीम रजा साहब कहाँ से कमजोर कैंडिडेट थे, पहली चीज। दूसरी चीज हम आते हैं, रामपुर की जनता, आजमगढ़ की जनता, दोनों तरफ से हमें अभूतपूर्व समर्थन जनता ने दिया है, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर छल तंत्र हावी हुआ, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में नहीं, कब तक नहीं, ये प्रैक्टिकल है, मैं बता रहा हूं। 151 के अंतर्गत आप लोग किसी व्यक्ति का चालान होता है, धीरे-धीरे आप थाने से जमानत का प्रोविजन है, सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम के अंदर जमानत का प्रोविजन है। शंकर जी आप बोले, आपने सबको टाइम दिया, मुझे बोलने दीजिए, आपने सबको टाइम दिया, मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात पूरा कर लेता हूं, इसके बाद बोलना। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया कि किस तरह से बाकायदा है ना दुरुपयोग किया गया, उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, पहले वो है ना लोकसभा उपचुनाव की बात करते थे, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 2024 में दिखाएंगे, जनता दिखाएगी कि किस तरह से जीत होती है। मतलब समझ नहीं, ये धीरे धीरे आप लोग आगे क्यों बढ़ रहे हो? नहीं, 2022 पहले तो 2022 विधानसभा, फिर उपचुनाव, फिर 2024 हो गया। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने छोड़ा था। जी अब बोलिए। आपने 151 के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का चालान काटा, चालान काट के आपने 40-40, 50-50, 100-100 आदमियों को उठा के जेल भेज दिया है। क्या 151 में किसी को जेल भेजा जाता है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने रामपुर के अंदर तमाम बूथ ऐसे हैं जहां 800, 900 और 1000 वोटर्स की संख्या, वहां वोट कितना पड़ा है? 5 वोट, 7 वोट, 9 वोट, 11 वोट। ये क्या है? ये लोकतंत्र के ऊपर भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? पुलिस और प्रशासन ने उनको आने से रोका है, वोटरों को लाठी चार्ज किया है, लोगों को मारा कूटा गया है, वहां पे धमकाया गया है, जेल भेजा गया है। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो चीरहरण आज उत्तर प्रदेश में और देश में जो हो रहा है, ये आने वाले कालखंड में याद रखा जाएगा।
इतिहास में ये भी दर्ज होगा। और दूसरी चीज, अभी भारतीय जनता पार्टी के शाही साहब बोल रहे थे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। नहीं, अब देखिए मेरी बारी है जवाब देने की। इतिहास पहले लिखा गया उस पर इतना नहीं, जो इतिहास लिखा गया है समाजवादी पार्टी के लोग इतिहास, समाजवादी पार्टी का इतिहास इस तरीके का लोकतांत्रिक हत्याओं का नहीं है जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की गई। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। आप अभी बड़ा महिमा मंडन कर रहे थे, मैं समझता हूं मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। आप बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की नीति। अब आप मुझे कोई एक ऐसी नीति बता दीजिए जो जनहितकारी नीति रही हो उत्तर प्रदेश की सरकार की। नहीं, जनता वोट कर रही है भाई साहब, जनता को तो आपने माइनस कर दिया छल तंत्र के आगे। और यदि ऐसा नहीं होता गौरी शंकर जी, जनता जो वोट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, गौरी शंकर जी, आजमगढ़ के अंदर हार जीत का अंतर कितना है? 8,914 वोट का। क्यों? हार तो हार होता है ना। सुन लीजिए आप, अब मैं वहीं पे आ रहा हूं। हार तो हार होता है, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूं। यदि इतनी ही ज्यादा प्रभावशाली नीतियां थी योगी आदित्यनाथ जी की और इतनी बड़ी ख्याति थी मोदी जी की, तो ये 8,914 वोट का अंतर कैसे रहा? इतना अभूतपूर्व वोट कैसे मिला हमको? आप बताइए। आप ही लोकप्रिय थे। दूसरी चीज, जहां आप लोग बुरे जगह हार रहे थे, आपने केवल छल तंत्र का प्रयोग किया है सरकारी मशीनरी, और जनता ने इस चीज को देखा है। मुझे एक चीज बता दें, मैं एक सवाल और कर रहा हूं। अखिलेश यादव छुप गए हैं और आप लोगों को आगे नहीं, आप सुनिए, कोई किसी को आगे नहीं कर दिया। जो बात है वो स्पष्ट कही जा रही है। मैं बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और मैं एक चीज बताने जाऊं, इस देश के अंदर किसी समाज में आप चले जाइए, किसी वर्ग में आप चले जाइए, युवा को आप ले लीजिए, वो त्रस्त है। महिलाओं को आप ले लीजिए, महंगाई से त्रस्त हैं। सरकारी नौकरी पेशा त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है, शिक्षा मित्र त्रस्त हैं, अनुदेशक त्रस्त हैं, बीपीएड शिक्षक, तभी लोग बीजेपी को वोट कर। आप सुन तो लीजिए, टोटल जनता, इनका खुशहाल वर्ग कौन सा है ये वो बता देंगे। इस वर्ग ने हमको पर्टिकुलरली वोट दिया। ये सवाल केवल इस सवाल का जवाब ये चुनाव में जीते हैं। ये और मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत है, क्योंकि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या चुनाव आयोग हो, इनके ऊपर आज की तारीख में सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर अगर इस तरह का सवाल उठाई जाती है, वो निष्पक्षता नहीं। लोकसभा चुनाव पर इस तरह का सवाल उठाएंगे तब तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भी आप लोग को भरोसा नहीं है। निश्चित तौर पर पोद्दार साहब, समाजवादी पार्टी को समझाने का कोई पैरामीटर है आपके पास? मामला ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश का। सुनिए, पोद्दार साहब समझाने का कोई पैरामीटर है आज की तारीख में कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता समझ जाएं कि चल क्या रहा है? देखिए गौरी शंकर जी, मेरा ये मानना है कि जब तक जड़ पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कारण ही निवारण है। रोग, किसी भी रोग का असाध्य रोग जब हो जाता है, ये लोग पहुंच ही नहीं पा रहे ना, दिक्कत यही है। उस रोग के कारण पे जब पहुंचेंगे तो वो रोग समाप्त होगा। और देखिए, ये मेरी बात का, वो रोग इस देश को बेच रहा है, वो रोग इस देश को खोखला कर रहा है, वो रोग इस देश में दीमक की तरह लगा हुआ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी नामक रोग से जाना जाता है। तभी भाई साहब एक बात बताएं, दुबे जी आप बोलिए, तभी देश के अंदर तभी स्थान बिक रहे हैं, तभी लोग बीजेपी, आप पत्रकार हैं, आप जवाब दे दीजिए मुझे। तभी लोग, दुबे जी, तभी लोग बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? सवाल है ना, तभी लोग बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? कोई वोट नहीं कर रहे हैं लोग बीजेपी को। पोद्दार साहब बोलिए। एक सवाल और है, पोद्दार साहब, मेरा मन इतने ही लोकप्रिय, इतने ही ख्याति प्राप्त, इतने ही यशस्वी अगर माननीय, नहीं, आप ये बताइए, आप जज हैं, आप वकील हैं, आप अपील है, आप दलील है, आप सबूत है, जो आप कहेंगे वही सही। जो नहीं, आप कहेंगे वो सही है ना? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे वो सही है ना? सरकार की पैरोकारी मत करिए, आप पत्रकार हैं, निष्पक्षता के साथ बात करिए। आपको बोलना चाहिए, आप बताइए रामपुर में आपने क्या देखा था, आप बताइए। क्या आपको नहीं दिखाई दिया? 151 के मुकदमे हवा में दर्ज नहीं हुए, थानों के रजिस्टरों में दर्ज है। मैं जो बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप कितना भी सरकार के लिए पॉलिशिंग करने का काम करिए, वो ठीक है। आरएसएस के लोगों को भी लाके यहाँ हमने तमाम चैनलों पर देखा, विश्लेषक बना के बैठा दिया जाता है, पत्रकार बना के बैठा दिया जाता है, और आप भी वही काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप निष्पक्षता की बात कहाँ कर रहे हैं? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप मीडिया से हैं, मैं मीडिया सवाल कर रहा हूँ।
आप बताइए, आपने कहाँ निष्पक्षता दिखाई है? अब सर अभी के अलावा आपको अभी नहीं आता है? एक काम दुबे जी, एक मिनट दुबे जी, एक मिनट, समझ रहा हूँ, समझ रहे हैं दुबे जी, समझ रहे हैं दुबे जी, समझ रहे हैं, परेशान आप लोग हैं 2 दिन से, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, बहुत ज्यादा इस तरह से हाइपर होने की जरूरत नहीं है। हाइपर होने वाली बात ही नहीं है। आप बीजेपी पर सवाल उठाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मीडिया के ऊपर सवाल उठाने का क्या मतलब हुआ? गौरी शंकर जी, मीडिया में सब तरीके के लोग हैं। अब आप सुनिए, एक मिनट, आप लोग मीडिया में सब तरीके के लोग हैं। आप लोग मीडिया मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट, आप लोग एक मिनट भाई साहब, आप लोग इतने असंवैधानिक हो चुके हो कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है ना? चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं, जनता पर भरोसा नहीं आप लोग को है, और मीडिया पर भी भरोसा नहीं। चुनाव आयोग को जो जनता वोट कर रही है उस पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो आप, उस पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। बताइए, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में तमाम अधिकारियों की लिस्ट ट्रांसफर करवाई दी गई ठंडा पानी पिलवाइए। किन अधिकारियों पर कार्रवाई की चुनाव आयोग ने? बता दीजिए, मैं पूछ रहा हूं। इनको थोड़ा ठंडा पानी पिलवाइए। समझना चाहती है। अच्छा, एक मिनट, पोद्दार साहब को थोड़ा बात, पोद्दार साहब को बात पूरी करें। पोद्दार साहब बात पूरी कीजिए सर। ऐसा है, 1 मिनट में सर, 1 मिनट में। हाँ गौरी शंकर जी, ऐसा है, ये सवाल उठाने वाले तो बन जाते हैं। कल मैं पूरे दिन टीवी चैनल्स के ऊपर था। कल सुबह दोपहर को 1-1:30 बजे तक रामपुर के अंदर और आजमगढ़ के अंदर मैं धर्मेंद्र यादव जी की भी बाइट देख रहा था, मैं आसिफ रजा की बाइट देख रहा था। 1 बजे तक वो पूरी तरह जीते हुए थे, निष्पक्ष चुनाव था, सारी चीजें व्यवस्था अनुकूल चल रही थी। 1 बजे के बाद में जैसे ही परिणाम आया, वो प्रशासन भी सारा का सारा परिणाम को किस तरीके से प्रभावित किया गया है, ये आजमगढ़ की जनता भी जानती है, रामपुर की जनता मुझे लगता है दुबे जी, जनता भी मुझे लगता है, चलिए मैं विद्रोही जी के पास आ रहा हूँ। पोद्दार साहब समझ गए, मैं विद्रोही जी के पास आ रहा हूँ। विद्रोही जी, ये तो बड़ा अजीब तरह का एक ट्रेंड चल रहा है कि हार जाओ तो चुनाव आयोग गंदा है, मीडिया गंदा है ना? बीजेपी के बारे में जो कहना है कहो, ठीक है, आपकी विपक्षी पार्टी है, लेकिन चुनाव आयोग कहाँ से गंदा हो गया, मीडिया कहाँ से गंदा हो गया, पत्रकार कहाँ से, है ना? ये लोग तो कह रहे हैं कि दलाली हैं बीजेपी के। 1 मिनट दुबे जी, 1 मिनट बोलने, दूसरों की बोलने दीजिए। विद्रोही साहब, ये किस तरह का कंप्लेन है समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का? क्या हारने के बाद इस तरह की रिएक्शंस आएंगे कि सब खराब है, मैं ही अच्छा हूं, जनता वोट करिए, जनता ही बेकार है? नहीं, जनता बेकार नहीं, जनता श्रेष्ठ है, लेकिन जब आप मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं, मैंडेट का मजाक उड़ा। बोलिए सर विद्रोही जी। अगर समाजवादी पार्टी का वर्तमान नेतृत्व, समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ता और नेता ये मानते हैं कि इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, जैसे ईवीएम की बात पर मैंने लेख लिखा था और सलाह दिया था कि आप ईवीएम को प्रूव करिए चुनाव आयोग में, इंजीनियर्स को ले जाके की गलत है। उसी तरह एक निवेदन है कि डॉक्टर लोहिया ने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, लोहिया ट्रस्ट में मौजूद होगा, इंगित करो, तत्कालिक अन्याय के खिलाफ आप लड़िए, आप उस मुहिम पर आ जाइए। जितने आपके जीते हुए विधायक हैं उनको साथ में लेकर के 24-48 घंटे में जंतर मंतर जाकर के 1 दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठिए। उसके बाद पूरा अपील कर दीजिए कि जितनी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में जो प्रत्याशी लड़ा था, पूर्व विधायक है, जीता विधायक है, वो वहां पर धरना देगा। फिर इस धरने को, सरकारी तंत्र की लूट को जो आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इसको एक आंदोलन का रूप दीजिए। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया हमारे काम को बताने का है, यहाँ से राजनीति नहीं होगी। अगर आप मानते हैं कि योगी सरकार ने, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया है, तो ये आवाज एक एक गांव के बूथ पर होनी चाहिए। लोगों को वोट डालने से रोका गया है, उनको एक बैनर मिलना चाहिए कि वहां वो बैठे। अगर गांव में वोट नहीं पड़ा है तो गांव में 500 आदमी बैठेगा। विद्रोही साहब, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, आप मीडिया से हैं, आप रिपोर्ट प्रमाण नहीं, विद्रोही आपका मैटर देख लीजिए। तो विद्रोही जी सलाह दे रहे हैं, तो विद्रोही जी को थोड़े आपका मैटर उठाना है भाई साहब, आप लोग उठाइए ना, कोर्ट जाइए, धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। इतनी अच्छी सलाह तो दे रहे हैं आपको, जनता की अदालत को भी तो आप लोग फिर बता रहे हैं कि जनता भी झूठी है, जनता के बीच में ही वो चीजें लेके जा रही है। चलिए सर, आप सभी हमारे साथ बने रहें। एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आजमगढ़ रामपुर में बड़ी सेंध बीजेपी की तरफ से लगाई गई। समाजवादी पार्टी कह रही है
कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। बाकायदा ट्विटर से प्रहार चल रहा है। बहुत अच्छी सलाह हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी की तरफ से दिया गया कि अगर ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी को तो जन आंदोलन कीजिए, बड़ा आंदोलन कीजिए, कोर्ट जाइए, कचहरी कीजिए और साबित करके दिखाइए कि चुनाव आयोग गलत है, जनता का मैंडेट गलत है और साथ ही साथ तमाम जो कर्मचारी चुनाव में लगे हुए थे वो सब सफेद पोश में काले धंधे कर रहे थे। अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी को इस तरह के आंदोलन पर उतर आना चाहिए। कई मेहमान इस वक्त हैं, चलते हैं अश्वनी शाही जी के पास में आता हूं इस वक्त। अश्वनी शाही जी, मैं आता हूं, एक सवाल लूंगा आपसे। दयाराम भार्गव जी को पहले हम प्रवक्ता सुभाषपा के हैं। दयाराम भार्गव जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं सर? जी धन्यवाद। ठीक है शाही जी, एक बात बताइए, इतने आरोप एक साथ लगाए जाते हैं कि सरकारी मशीनरी, तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है, लोगों को पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है या केंद्र में या फिर राज्य सरकार में, जनता कम से कम इस बात को समझती है कि मुझे किसे वोट करना है। उसे लगता है कि अगर अपोजिट पार्टी को दे देंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, इसलिए जनता इसमें बहुत ही होशियारी बरतती है। आप लोगों को पहले से पता था, एक रणनीति के तहत काम आपने किया कि जनता का मिजाज थोड़ा सा बदल रहा है, इसे बीजेपी के फेवर में कैसे करना है। क्या क्या किया सर आपने? पूरा एकदम से देख रहे हैं संतुलन बैठा करके बड़ी जीत हासिल की दोनों जगह आप लोगों ने। देखिए, अभी अरविंद जी ने बहुत ही साफगोई से एक बात बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब गृह मंत्री जी थे अमित शाह साहब, उन्होंने एक नारा दिया था बूथ जीतने का, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। तो सबका साथ सबका विकास में ये था कि हम लोग किसी जाति, पंथ, धर्म की राजनीति नहीं करते थे। ये जो लोग हमारे ऊपर सिर्फ आरोप लगाते थे, ये खुद उसकी राजनीति करते हैं। जातियों पर ही इनकी पार्टी की नींव पड़ी, जातियों पर ही राजनीति करते हैं। हमने उसको तोड़ा। जो अभी जाति तोड़ो का नारा की बात अरविंद जी कह रहे थे, लोहिया जी का था, और सच है कि हम लोगों ने उसको तोड़ा और सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम लोकसभा में भी दिखा और विधानसभा में भी दिखा। हम किसी एक जाति, एक धर्म पर नहीं स्थापित रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने जो 2022 का चुनाव हुआ, उसमें 8% मुसलमानों का भी वोट हमको मिला है और 12% यादवों का वोट मिला है। ये परसेंटेज हम जो पार्टी कही जाती है समाजवादी पार्टी, उसके लिए हमने हर जगह अपनी पैठ बनाई अपने कामों से। हम किसी के पास ये नहीं गए कि आप हमको हिंदू है तो दे दीजिए, मुस्लिम है तो दे दीजिए, नहीं, हमने काम किया और देश और प्रदेश में ऐसा नेतृत्व दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि नेतृत्व से सब लोग उनके ये समझे कि अपना आदमी है वहां और हमारा आदमी जो है हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो हम हर तरह से हमको मजबूत रखेगा, दुख सुख में साथ होगा। तो हमने अपने बूथ के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख जो है उससे लेकर और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक हैं, सब लोग, 2 जगह का चुनाव था, ज्यादा हो, अगर हम ये दोनों सीटें हार जाते तो ना हमारी सरकार गिरती और ना हमारी सरकार बनती। हमारे पास ये सीटें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उतने मनोयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई, सभी बड़े नेता हमारे जो थे प्रदेश के MP, MLA, सब लोग वहां दोनों जगह काम करते रहे। तो उसका तो असर दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि घर में बैठकर और हम कहीं चुनाव प्रचार करने न जाएं, घर में सोचे कि ऐसे ही थाली सज के आ जाएगी। इतिहास में जब से ये पार्टी बनी है तब से एक इतिहास बना है कि 3 लोग सिर्फ हैं सदन में। इनके कांग्रेस तो खैर विधान परिषद से साफ हो गई आजादी के बाद से, जब से उनकी सरकार रही, लेकिन इनसे बहुत बड़ी पार्टी बसपा अभी है, इनके अभी 9-10 सांसद हैं अभी वहां। तो इन लोगों ने अपने को मोह और मद की राजनीति में अखिलेश जी डाले रहे और मोह और मद में ही वो समाप्त हो गए। धीरे धीरे आने वाले चुनाव में आप ये जरूर देखिएगा कि और कितने नहीं, ये सवाल आप सही उठा रहे हो कि आने वाले चुनाव में एक बात और भी तय है कि जिस गठबंधन के बल पर या छोटी छोटी जातियों की पार्टियों के गठबंधन के बल पर समाजवादी पार्टी को लगता था कि बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, वो भ्रम भी टूटा है कि जाति आधारित पार्टियों को पूरी तरह से जनता नकार रही है। दयाराम भार्गव जी इस वक्त हैं। भार्गव साहब, सोचना पड़ेगा सुभाषपा के बारे में आप लोग को। कुछ जाति विशेष की बातें करके पार्टी खड़ी कर लिए। ओम प्रकाश राजभर
है ना, बीजेपी से गठबंधन करके समाजवादी पार्टी में आए, बीजेपी में भी उनका काम नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी जीत ही नहीं पाई, तो काम क्या होना था। लेकिन एक बात तो तय है ना कि आजमगढ़ रामपुर के बाद जो जातीय समीकरण वाला फॉर्मूला आप लोग का है वो चलने वाला नहीं है। अब कुछ सोचिए नया भाई साहब, कुछ नया सोचिए आप लोग। सुनिए गौरी शंकर भाई, हमें नहीं सोचना है, जनता को सोचना है। हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, हम जनता की बात करते हैं, हम गांव गरीब किसान की बात करते हैं, हम उन जातियों की बात करते हैं। 1947 से लेकर के देश आजाद 75 साल हो गए, जिन जातियों के बेटी बेटा को जो है थाने चौकी में और तहसीलों में जो है उनकी नुमाइंदगी नहीं है, उसकी बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे, माफ करिए, अश्विनी भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए, कसम खा के बताए, जात के नाम पे आजमगढ़ रामपुर चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले सम्मानजनक है ना, सम्मानजनक बातें नहीं आती थी भार्गव जी। अरे गौरी शंकर भाई, इसका मतलब सत्ता मिल गया, इसका मतलब सब कुछ हो गया, गलत बात है। आप मेरी बात सुनिए। बोलिए, मुझे क्या मिला भाई साहब, मुझे तो वही सवाल पूछना रहता है। बोलिए बोलिए, इसलिए मेरी बात सुनिए, पहले मैं धैर्य से सुनता हूँ। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा गौरी शंकर भाई, जात के नाम पे कैसी बात नहीं है। आप बताइए, जात के नाम पे अगर बात ना हो तो इसी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के योगी सरकार ने 68,000 तो क्या नाम है शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और 12,235 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। ये मुद्दा है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इनका हक अधिकार क्यों लूटा गया? आप बताइए हमको। भार्गव जी, आप एक बात क्यों नहीं समझते हो, जब इतने मुद्दे उठा के थक गए, पता नहीं क्या क्या मुद्दा आप लोगों ने उठाया, तब भी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों कर देते? कभी सोचा आप लोगों ने इस बात को? क्यों हुआ? अरे सुनिए भाई, गौरी शंकर भाई, आप बोलोगे, सुन तो लो, मुद्दा लेके जाइए ना भाई हमसे। हम वो नेता नहीं, हम जमीनी नेता हैं, हम जमीन पे काम करते, हवाई नहीं करते। गौरी शंकर भाई बाहर को बोलता है तो जमीन की बात करता है। मैंने कहा ना, मैं आजमगढ़ के चुनाव में था, हमारे लोग आजमगढ़ के चुनाव में 324 हमारे राष्ट्रीय नेता से लेके निचले पदाधिकारी हम पांचों विधानसभा में थे। हम आपको बता रहे हैं, देखिए, जिस बूथ पर जहां से 6,000 वोट हमें आया करता था, वहां पे 6, 5, 7 वोट पड़े, 12 वोट पड़े। इसका कारण ये है, शासन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, ताकत है। हमने कब मना किया कि ताकत नहीं है? जहां से तो ऐसा अगर है तो ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव से क्यों नाराज है? नहीं नाराज, देखिए मेरी बात, हम गठबंधन में हैं। मतलब दोनों बातें आप ही करोगे क्या? दोनों बातें आप ही करोगे कि अखिलेश यादव की वजह से हम लोग हार रहे हैं, और फिर भी कहो कि बूथ लूट लिया गया, 6-7 वोट पड़ रहा है जहाँ 6,000 पड़ना था। सच कहना हम नहीं बोलते। सुनिए गौरी शंकर भाई, यही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बाहर को हम एक लाइन जोड़ दूं दयाराम भाई, इजाजत हो तो। दयाराम जी, एक लाइन जोड़ दूं। देखिए, आप लोग चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे आप 2019 में, 10,000 वोट आपका प्रत्याशी पाया था, तीसरे नंबर पर आप रहे। बसपा सपा मिलकर साथ चुनाव लड़ी और भाजपा की निरहुआजी लड़े। 80,000 के आसपास वोट राजभर लोगों का है वहां। और कहीं एक रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी उपचुनाव में वो परसेंटेज हाई नहीं जाता है, बहुत लोगों के अंदर उत्साह नहीं रहता है, तो लो परसेंटेज ही जाता है। ये सही बात। तो आप लोग अपने लोगों को तो निकालने में सफल हुए, समाजवादी पार्टी लग रहा नहीं सफल हुई, इसीलिए आपका पीला गमछा, उनकी लाल टोपी, दोनों को मिला दीजिए तो भगवा हो गया। दोनों रंग को मिलाएंगे तो भगवा होगा, हो गया वहां। यही हुआ है। भार्गव जी समझिए, थोड़ा फॉर्मूला अच्छा है। लाल टोपी है ना, लाल टोपी पीला गमछा, मतलब लाल टोपी प्लस पीला गमछा इक्वल टू भगवा। ब्राउन कलर होता, कत्थई कलर बनता। आपकी केमिस्ट्री खराब है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, साहिब साहब। अरे वही भगवा में आता है। केमिस्ट्री पढ़िए पहले। चलिए मैं आ रहा हूँ भार्गव साहब, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अश्वनी शाही जी आते हैं थोड़ी देर के बाद। वैसे ये फॉर्मूला अच्छा लगा मुझे आपका। राजनीतिक विश्लेषक आप पोद्दार साहब के पास है। पोद्दार साहब, एक बात बताइए, जो भी है, एक बात तो तय है, जीत होती है। जीत का मतलब जनता का मैंडेट है, और जीत का गुना हिसाब लगाइए, हिसाब किताब जो भी करना है कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जनता की इस मैंडेट का मजाक मत उड़ाइए। ऐसा लग रहा है, पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है ना कि हारने वाली हर पार्टियां एक तरह से सीधे तौर पर जनता को ही गाली देती है।
देखिए गौरीशंकर जी, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, इसने जिस तरीके से नई तकनीक, नई नीति और नए सिद्धांत और जो इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट है, मतलब आपको पसंद आ रही है जो देश बिक रहा है, आपको पसंद आ रहा है पोद्दार साहब? मुझे जवाब मेरे सवाल का जरूर दे दीजिए। भाई साहब, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, पहले तो ये बताइए। नहीं, आप महिमा मंडन करोगे तो यहाँ मूर्ति बनकर थोड़ी बैठे रहेंगे पोद्दार साहब। आप महिमा मंडन कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और झूठी मूठी चीजें आप बताएंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। Am I sitting here just an statue? मैं बैठा हूँ, मेरे भगवान ने जवाब दी, मैं बोलूंगा। आप गलत सी चीजें उठाएंगे, जनता को भ्रमित करने काम करेंगे, अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, सत्य जनता के बीच में जाना आवश्यक है। आप केवल ग्लोरिफिकेशन करते रहेंगे बीजेपी का। आप बता दीजिए, इस देश के अंदर विगत 8 वर्षों में नोटबंदी इनकी फेल हुई, आपकी बोलती बंद है, आप बोल नहीं पाएंगे। दुनिया भर के प्रयोग किए इन्होंने, अग्निवीर लेके आए, उसकी गुण नहीं बता पाएंगे आप बोल नहीं पाएंगे, सवाल नहीं पूछ सकते। किस तरीके की पत्रकारिता को आप आयाम ले रहे हैं? पूछने वाला सवाल है। आप नागरिक ग्लोरिफिकेशन मत करिए, सत्यता की बात करिए। सरकार की गलतियां निकालना विपक्ष का काम होता है, मीडिया का काम होता है। आज की तारीख में मीडिया ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, आप लोग अगर गंधारी बन जाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा? एक काम करें, एक बात बोलिए। आपके वक्त में पत्रकार, यही सब पत्रकार तो थे समाजवादी पार्टी की, जब मैं बताता हूं जब सरकार थी, मैं भी पत्रकार था। मैं भी उस वक्त, सुनिए, नहीं भाई साहब, आपने नहीं भाई साहब सुनिए, दुबे जी पत्रकार को आप पत्रकारिता के बारे में नहीं बता पाओगे, है ना? समझा करो इस बात को। नहीं, इस बात आप समाज कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहा। It may be your liberty, but नहीं, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहा, कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा। पोद्दार जी अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी बात रख रहे हैं। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट दुबे, एक मिनट दुबे जी, एक मिनट दुबे जी, एक मिनट। जो आप कह रहे हैं दुबे जी, जो आप कह रहे हैं वो अलग मसला है। पोद्दार साहब की बात को भी सुनिए, वो अपनी तरीके से बात रख रहे हैं। हर लोगों को आजादी है ना, पत्रकार भी इंसान होता है। ऐसा नहीं होता है कि सरकार अच्छा काम करे तो पत्रकार तभी उसका शिकायत करे, ऐसा नहीं होता है ना भाई साहब। अच्छा है ना, पत्रकार होता है। ग्लोरीफाई मत करिए। मैं आ रहा हूं, मैं विद्रोही जी के पास में आता हूं। विद्रोही जी, एक बात बताएं, पत्रकारों के ऊपर सवाल उठाना, मुझे लगता है विपक्षी नेताओं, खासतौर पर वैसी पार्टियों के बारे में कह रहा हूं जो हारी हुई पार्टी है, सीधे तौर पर कुछ नहीं दिखता, पत्रकारों पर सवाल उठा दो। क्या पत्रकारों पर सवाल उठाकर ऐसी पार्टियां मजबूत हो पाएंगी विद्रोही जी? मैं जवाब नहीं, बोलने दीजिए उनको, बिना बोले आप कैसे जवाब दे सकते हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नहीं, सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे ना डिबेट में। मेरी एक बात ये समझ ले कि पत्रकारिता का स्वरूप बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। पत्रकारिता में अभी मुख्य रूप से 3 चीज है। एक है न्यूज, व्यूज और एनालिसिस। तो न्यूज जो है यथार्थ होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, और जो आपका एनालिसिस है वो निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन जो व्यूज है, व्यूज सैद्धांतिक पटल पर व्यक्ति के पर्सनल भी होते हैं और उसका कमिटमेंट आइडियोलॉजिकल भी होता है। जैसे मैं हूं, मैं व्यक्तिगत खुद का बता रहा हूं, मैं पत्रकारिता में डॉक्टर लोहिया के विचारों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं खुल के कहता हूं कि डॉक्टर लोहिया के संगठन के सिद्धांत से लेकर के इंगित करो, गंगा मैली करो, गंगा साफ करो से लेकर सारे कॉन्सेप्ट को मैं पत्रकारिता में मैंने जिया है और लिखा है। मैंने अखिलेश जी की सरकार बनने के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव के कहने पर 100 दिन पूरा होने पर संगठन और सिद्धांत किताब को पढ़ के मैंने 100 दिन पर से लिखा था। जब अखिलेश जी क्रिकेट खेल रहे थे नौकरशाहों के साथ, तब मैंने लिखा था नेताजी के निर्देशन पर कि नहीं, तुम लोग को लिखना चाहिए आइडियोलॉजिकल। तो मैंने लिखा था कि क्रिकेट विलासता का खेल है, डॉक्टर लोहिया ने कहा है, लखनऊ में दंगा हो रहा है, आप क्रिकेट मत खेलिए। तो न्यूज, व्यूज और एनालिसिस, व्यूज व्यक्ति का पर्सनल होता है, आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है। न्यूज और एनालिसिस, न्यूज यथार्थ होनी चाहिए, एनालिसिस निष्पक्ष होनी चाहिए, और पत्रकारिता अब जनपक्षीय होनी चाहिए, न सत्ता पक्ष न विपक्ष और न निष्पक्ष। अब कंप्लीट पत्रकारिता जनपक्षीय होने की मांग है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया।
और विद्रोही सर भी बता रहे हैं, है ना, विद्रोही सर तो बकायदा पूरी बात उन्होंने कह दिया। बहुत अच्छी वो बात नहीं, अच्छी बात तो फिर उस वक्त विद्रोही जी का आपने क्यों नहीं विद्रोह किया जब उन्होंने अमित शाह के बारे में कहा, जब उन्होंने अमित शाह के बारे में कहा, जब उन्होंने अमित शाह के बारे में कहा कि लोहिया के पूरे सिद्धांत को अमित शाह ने सतह पर उतारा। जाल मत बुनिए, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। नहीं पोद्दार साहब, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, चलिए मैं आ रहा हूँ, दुबे जी, मैं आपके पास तो आ ही नहीं पा रहा हूँ, सब लोगों में आप घुस रहे हो, मैं सवाल ही नहीं पूछ पा रहा हूँ आपसे। बोलने नहीं दीजिए, जवाब देने की पूरे प्रोग्राम में सर आप बोल रहे हो और बोलने नहीं दीजिए। अभी विद्रोही साहब ने कहा पत्रकारिता का स्वरूप बदल, पत्रकारिता पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं सर, नहीं पत्रकारिता पे नहीं। सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियां क्या इतना हताश हो चुके। एक मिनट दुबे जी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। क्या आपके सवाल पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या पूरी विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, सिर्फ पत्रकारों और मीडिया को गाली देने के सिवा, क्योंकि इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपनी चीजों को सही करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी चीजों को सही कीजिए ना भाई साहब दुबे जी। जब तक आप जनता के मिजाज को नहीं समझोगे, पत्रकारों को गाली देने से क्या हो जाएगा। अश्वनी शाही जी के पास आ रहे हैं, कोई गाली नहीं, शाही जी के पास आ रहे हैं। शाही जी एक बात बताएं, क्या योगी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों को मीडिया ने नहीं छापा? क्या योगी सरकार की कार्यप्रणाली से जनता की तरफ से तालियां बज रही थी, क्या मीडिया ने उन चीजों को नहीं दिखाया, ये नहीं छापा? क्या आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की बुरी तरह से हार हुई? विधानसभा में ठीक है, वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ गई, लेकिन हार तो हार है, हार हो गई। कांग्रेस की बुरी तरह से हार, बीएसपी की बुरी तरह से हार। क्या मीडिया ने नहीं दिखाया, नहीं चलाया? चुनाव कैसे हो रहा था, नहीं चलाया, नहीं दिखाया। फिर मीडिया के पीछे पूरा विपक्ष क्यों पड़ जाता है हारने के बाद? जवाब दूंगा। आप लोग थोड़ा सलाह दे दीजिए, जब आप पहले बोलेंगे तब तो जवाब दीजिएगा। पहले शाही जी को बोलने दीजिए, तब तो जवाब दीजिएगा। बोलिए शाही जी। गौरी शंकर जी, देखिए, चश्मा जिस रंग का लगाएंगे वही सामने वैसा ही दिखेगा। ये स्पष्ट है कि हार की खींच एक होती है, और वो खींच अभी पोद्दार साहब अगर यहाँ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, तो इनको आरएसएस का बता दिया गया। शाही जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रयागराज में एक बच्ची काजल पांडे की हत्या हो जाती है, मीडिया कितना हाइप देता है उस खबर को। अयोध्या में 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है, मीडिया कितना हाइप देता है। आपकी पुलिस जाके चंदोली में एक बेटी की हत्या कर देती है, मीडिया कितना हाइप देता है। बलात्कार हो जाता है, मीडिया कितना हाइप देता है। ये ग्लोरिफिकेशन का दौर चल रहा है, कॉर्पोरेट की पत्रकारिता। दुबे जी भाई साहब, आप कहते हो मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आप कहते हो मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, और पूरे शो में आप ही बोल रहे हो भाई साहब, पूरे शो में आप ही बोल रहे हो। आप कहते हो बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे जनता ने आपकी आवाज को बंद कर दिया है, थोड़ा सा सम्मान कीजिए ना जनता का। जनता ने आपकी आवाज को कहा भैया थोड़ा सा रुक करके सोच करके बोला करो। जनता ने कैसे आवाज बंद कर दिया गौरी भाई, बताएं हमको। अश्वनी शाही जी बात रखिए, जनता ने हमको थोड़ा सा बोला है, शांति से जरा बात कीजिए, शांति से बात करने के लिए जनता ने आप लोग को मैंडेट दिया है, थोड़ा सा समझिए बात को। आप लोग हमारी जिसे मैंडेट दिया है ना, जिसे मैंडेट दिया, थोड़ा उसको ही बोलने दीजिए आप लोग। शाही जी अपनी बात रखिए सर, पूरी बात रखिए। छल तंत्र कैसे हो गया भाई साहब, है ना? फिर तो भारत, एक मिनट भाई साहब, फिर तो भारत देश ही बेकार है आपके लिए, हिंदुस्तान ही बेकार है आपके लिए, है ना? हिंदुस्तान ही बेकार है, भारत देश बेकार है, धरती माता बेकार है ना? धरती माता बेकार है, यहाँ का पूरा नियम कानून बेकार है। फिर क्यों रहते हो हिंदुस्तान में? फिर क्यों राजनीति कर रहे हो हिंदुस्तान में? समाजवादी सरकार जो नहीं आई, हम 80 सीटों पर। भार्गव जी मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जनता ने अभी आपको मैंडेट नहीं दिया इतना बोलने के लिए। सोच करके बोलिए, ये ज्यादा जो आप लोग बोल रहे हो ना, इसीलिए मामला गड़बड़ हो रहा है आप लोग का, है ना? जनता के बीच में जाइए भाई साहब, जनता के बीच में जाइए और जनता के नब्ज को समझिए। अभी शाही जी को ही बोलने दीजिए, जनता ने मैंडेट दिया उनको। शाही जी बात पूरी कीजिए सर, बात पूरी कीजिए। भार्गव जी रुकिए एक मिनट, भाई साहब रुकिए, तो ऐसे डिबेट थोड़ा ही होता है भार्गव जी। अब बुला लिए तो सीधे सीने पे ही चढ़ जाओगे क्या? बुला लिए तो सीने पे ही चढ़ जाओगे क्या भाई साहब?
बताइए ना, है ना, सीना पे चढ़ जाओगे, सिर पे चढ़ जाओगे, किसी और को बोलने दोगे, नहीं बोलने दोगे। जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे? अरे भाई साहब, पीला गमछा ओढ़ लेने से ना, पीला गमछा ओढ़ लेने से समाज का क्रांतिकारी नेता नहीं हो गए आप लोग, ठीक है? अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी थोड़ा सा समझिए आप लोग, मैं कह रहा हूं समझिए। जनता ने आप लोग को थोड़ा सोच करके बोलने का मौका दिया है, जनता की इज्जत कर लीजिए भाई साहब। अश्वनी शाही जी, बात पूरी कीजिए सर। देखिए गौरीशंकर जी, जो हल्ला यहाँ पर आपके टेलीविजन चैनल पर जिस तरीके से हल्ला ये लोग मचा रहे हैं, यही हल्ला 2022 के इलेक्शन में मचा था। भार्गव जी थोड़ा रुक जाइए, बोलने दीजिए शाही जनता ने जी। ये समझ लिया कि ये लोग सिर्फ हल्ला मचाएंगे, इसलिए 111 पर और 100 कुल मिलाकर 125 पर रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया। उसके बाद दोबारा फिर इन लोगों ने हल्ला मचाने की कोशिश की, फिर शांत कर दिया। ये 2 उपचुनाव जो हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। भाई रामपुर भी हम नहीं जीते थे, यहाँ भी नहीं जीते थे, लेकिन जनता ने कहा कि ये हल्ला पार्टी है, इसको शांत रखो। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग काम करने वाले हो, आप लोग कामों को लेकर आगे जाओ और हमारे लोगों को देखो कि कैसे यहाँ पर आज जो है स्थितियां खराब अगर हो रही हैं इन लोगों के, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उसको आप बहाल कीजिए, सही कीजिए। तो हम लोग फिर जनता के बीच में गए, जनता ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब सुन लीजिए साई जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सत्ता में विपक्ष को बोलने भी नहीं देंगे, आप अपने प्रवचन देते रहेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। आई एम नॉट हियर फॉर दैट। दुबे जी कम से कम, दुबे जी कम से कम ये लागू नहीं होता आपके ऊपर, ये लागू नहीं होता के चीफ जस्टिस आपके ऊपर, लागू नहीं होते ही होता। आप राज्यसभा भेज देते हैं। ये कौन सी प्रणाली है संविधान की? इस देश में चल के आप 3 सेनाध्यक्षों को अपनी सरकार का प्रवक्ता बनाकर अग्निवीर पर बोलने के लिए बैठा देते हैं। चले मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं दुबे, नहीं दुबे, वहां तक नहीं जाऊंगा। लोग नैतिक मूल्यों वहां तक नहीं भाई साहब, वहां तक नहीं, वहां तक नहीं। 1 मिनट दुबे जी रुकिए, वहां तक नहीं जाना। संविधान के साथ आप मजाक कर वहां रहे हैं। नहीं, वो मजाक के कौन कर रहा है फिलहाल इस वक्त मुझे दिख रहा है। भार्गव जी के पास में आ रहा हूं। भार्गव जी सुन पा रहे हैं सर? भार्गव जी एक बात बताएं, दुबे जी 1 मिनट भाई साहब, दुबे जी नहीं भाई साहब तंत्र चल रहा है। भाई साहब डिबेट चल रहा है ना, मर्यादा का ख्याल रखिए, ठीक है? नहीं बिल्कुल मर्यादा में आप नहीं है। दयाराम भार्गव के पास में जाना चाह रहा था, बीच में आप क्यों बोलने लगे बीच में आप? मैं भार्गव जी के पास जा रहा हूं ना। भार्गव जी नहीं भाई साहब, मर्यादा में रहिए थोड़ा सा। भार्गव जी सुन पा रहे हैं भाई साहब? भार्गव जी एक बात बताएं, गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन शंकर भाई कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज उठाने का काम करिए आप लोग। सत्ता पर ना हो, भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्षी सत्ता पर विपक्ष की सरकारें वहां तोड़ने का काम कर रही है। आज आप ये कहना सिर्फ जो महाराष्ट्र में किस तरह की यात्राएं चलनी पड़ रही है, चुनी हुई सरकार मतलब मीडिया कहां से आ गया? मीडिया ने आजमपुर में आप लोग को हरा दिया, आजमगढ़ में रामपुर में मीडिया ने विधानसभा चुनाव हरवा दिया। हर चीज मीडिया पे आ जाते हो भाई साहब। दयाराम अपना कुछ नहीं करना है, अपना कुछ नहीं करना है, मतलब पीला गमछा ओढ़ करके नेतागिरी चमकाना है, लेकिन सब काम बिगाड़ रहा है मीडिया। विद्रोही जी ये कैसा इल्जाम है भार्गव जी का? मैं इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। तो क्या मैं आपका मसला नहीं उठा रहा हूँ क्या? दुबे जी तो लगातार बोले जा रहे हैं तब से, तो किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आपका मसला मैं नहीं उठा रहा हूँ ना। आप अछूते नहीं है, आप उससे अछूते नहीं है जो उत्तर प्रदेश के हालात है, उससे कोई नहीं करता है। जब देखने की बात होती है, ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात नहीं हो रही है लगता है आपकी? ओम प्रकाश राजभर को भी बोलिए थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल सुनिए गौरीशंकर भाई, इंडिया भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले चुनाव के बाद जनता के बीच में गया है। मैं फिर बता रहा हूँ, कल गया है, लेकिन आप लोग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शाही जी को शायद समझ में आ रही होगी बात, और विद्रोही साहब भी समझ रहे होंगे, पोद्दार साहब भी समझ रहे होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुभाषपा किसी भी हाल में इस गठबंधन से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि बीजेपी पूछने वाली नहीं, तो वो छटपटाहट दिख रही है। परेशान है भार्गव साहब? बहुत परेशान नजर आ रहा है भाई साहब। मतलब आजमगढ़ रामपुर के नतीजे से सबसे ज्यादा अगर कोई क्रोधित है और परेशान है तो ओम प्रकाश राजभर है। नहीं
ओम प्रकाश राजभर आएंगे, ओम प्रकाश राजभर इतने गौरी शंकर जी वैचारिक रूप से सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के सबसे निकटतम है। ओम प्रकाश राजभर अभी तो हाथ जोड़ ही रहे थे। एक नौकरशाह के कारण अभी तो अश्वनी शाही जी को हाथ जोड़ रहे थे, कभी देखा नहीं जहाँ हाथ जोड़ते हुए जयराम भारती। कमजोरी रही है। भाजपा को अपने गठबंधन से बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। समय खत्म हो गया सर, कुछ और सवाल पूछ लेते। चलिए, आप सभी यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।